शुरू की अब तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला और वही राज्य जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका भी दिया था। अब मिशन 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी की कमान संभालने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहली बार 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। सवाल सिर्फ एक दौरे का नहीं है, सवाल उस रणनीति का है, सवाल उस रीति नीति का है जो आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा को और दशा को तय करेगा। बीजेपी अच्छे से जानती है कि 2024 में जिन सीटों पर नुकसान हुआ उसकी भरपाई बिना संगठन को मजबूत किए संभव नहीं है। इसलिए फोकस रहेगा बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर, जातीय समीकरणों की नई समीक्षा पर, सोशल इंजीनियरिंग की नई रीति नीति पर और हर जिले के हिसाब से माइक्रो प्लानिंग पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल कैसे बने, विपक्ष के नैरेटिव का जवाब कैसे दिया जाए और मतदाताओं तक पार्टी का संदेश किस तरह से पहुंचाना है, इन सभी मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। 2 दिन के राजधानी लखनऊ के दौरे पर नितिन नबीन के साथ उनकी पूरी टीम भी मौजूद है। पहली बड़ी बैठक होगी, 98 जिला अध्यक्षों से सीधे फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अवैध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी है। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ अहम बैठक करेंगे। साथ ही संघ परिवार के प्रमुख संगठन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी के प्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय को लेकर मंथन करेंगे। तो देखिए, तस्वीर साफ है, पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी संगठन के हर स्तर को एक ही चुनावी लक्ष्य के लिए तैयार करने में इस वक्त जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या यह दौरा सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर बैठ के ही देखने को मिल पाएगी या फिर मिशन 2027 का औपचारिक चुनावी शंखनाद होगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई राजनीतिक क्षति की भरपाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या बूथ से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक बीजेपी नए सिरे से चुनावी समीकरण को साधने में जुटी हुई है? क्या सरकार और संगठन के बीच नई केमिस्ट्री विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है? और सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश से निकली ये रणनीति 2027 की सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई का आधार बनेगी? तो ऐसे में तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि 2027 का युद्ध है जो विशेष तौर पर हर किसी की नजरें टिकी है। न सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी भी विशेष तौर पर व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो अब नितिन नबीन फीडबैक लेंगे। नितिन नबीन इस दौरान राजधानी लखनऊ के दौरे पर है। सुबह से वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा की कि किस तरह से भव्य स्तर पर तैयारी उनके दौरे को लेकर की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नितिन नबीन 27 का चुनावी शंखनाद, जो आज से बिगुल बच चुका है, जो सियासी प्रसाद बिछाई जा रही है संगठन स्तर पर, सत्ता को मजबूत करने का प्रयास लगातार राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन संगठन को साथ लेकर कैसे चलना है, सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल कैसे बैठाना है, सत्ता और संगठन के बीच में वो सामंजस्य कैसे बनाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्षति हुई थी, जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान वापस पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर इस बार विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। 98 जिला अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम के साथ बैठक होगी। 2 दिन लखनऊ में ही नितिन नबीन रहेंगे, जहां आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी के साथ भी बैठक होगी। और जब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी के साथ बैठक होगी तो उसमें माना जा रहा है, ये एक संभावना बहुत तेजी के साथ लगाई जा रही है कि शायद राम मंदिर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राम मंदिर में जो अभी तक स्थिति देखने को मिल पाई है, चंपत राय का इस्तीफा, उसमें चोरी का मामला, उसमें चंपत राय चूंकि संगठन के भी यहां पर गिने कनेक्शन उनका बताया जाता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन की इमेज पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी ये जो बैठकों का सिलसिला है बेहद महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिल पाएगा। और जो ये एक युद्ध विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसमें नितिन नबीन की तरफ से बैठक ली जाएगी। योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक के लिए नितिन नबीन की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से रेडी है और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही तमाम दिग्गजों के साथ और भी यहां पर
बैठकों का सिलसिला रहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल यहां पर बूस्ट किया जाएगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले समय के लिए उस जनादेश को, उस रीति नीति को मजबूत किया जा सके, जिसकी वजह से कार्यकर्ता, चूंकि बीजेपी के लिए रीढ़ की हड्डी यहां पर यह कहा जाता है कि बैकबोन है, लेकिन बैकबोन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करने के साथ साथ कोशिश ये रहेगी कि घर घर जाकर लोगों तक एक विशेष अभियान पहुंचाया जाए। उस अभियान के माध्यम से डबल इंजन सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है, उसके तहत यह बताया जाए कि वो आखिर कौन कौन सी जन उपलब्धियां रही हैं जिसके तहत लोगों को लाभ पहुंचा है, और अगर कोई भी यहां पर ऐसा वंचित रह चुका है तमाम योजनाओं से लाभ पहुंचाने के लिए, तो उस तक लाभ पहुंचाने का प्रयास, सहूलियत पहुंचाने का प्रयास भी यहां पर किया जाएगा। सत्ता संगठन को साथ ले जाकर सीधे तौर पर न सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव बल्कि 2029 की राहें भी यहां पर देखने को मिल पा रही है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और ऐसे में आपको बता दें कि उस विस्तार में कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश से रह सकते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता है, अब्दुल गिलानी जी समाजवादी पार्टी के नेता, राजनीतिक विश्लेषक विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत अपडेट में। आज शुरुआत में दिनेश जी आप ही के साथ करूंगी 2027 के विधानसभा चुनाव सर, और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ के दौरे पर हैं। सत्ता को मजबूत करने का प्रयास लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए आज से चुनावी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। इसे बीजेपी खुद कैसे देख रही है? जी ऋतु जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग हमेशा जैसे कि मतलब अध्यक्ष जी का दौरा है तो देखिए उनका स्वागत करने के लिए और सभी कार्यकर्ता जो है वो पावड़े बिछा करके अपने बैठे हुए हैं और अपने तरीके से पूरे तरीके से अध्यक्ष जी पूरा फीडबैक लेने का काम भी करेंगे। और सभी जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गए, जैसे आपने जिक्र किया उन सब से पार्टी के विधायक हो गए, सांसद हो गए, एमएलसी हो गए, या अन्य जैसे कि पूर्व जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो गए जैसे एबीवीपी, वीएचपी और जैसे कि अन्य जैसे जो हमारी जो दल जो है साथ के, तो उन सबसे। और इसके अलावा एनडीए के जो दल जो हैं तो उनके नेताओं से भी जो हमारे साथ में जो है साथ में, तो उनके नेताओं से भी बैठक करने का काम करेंगे। उसके अलावा शक्ति केंद्र जो गए उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के और अन्य जैसे जो प्रमुख कार्यकर्ता उनको भी लेकर के, तो सभी के साथ एक फीडबैक लेने का और एक रणनीति बना करके और एक तरह से ऊर्जा का नया संचय करने के लिए बैठक करने का काम करेंगे। और जहां जहां जैसे कि जो अलग से कुछ बैठकें रहेंगी तो उसको लेकर के भी चीजें रहेंगी। लेकिन देखिए, हम लोग, मैं आपको ये पूरी तरह बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा एक ऐसा संगठन है, ऐसा पार्टी है जो कि किसी भी तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे जिलाध्यक्ष जब जमीन पे जब जाता है तो किसी एक पार्टी को लेकर के और किसी अपनी सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता को लेकर के नहीं, वो सभी को लेकर के और एकजुट लेकर के और समरसता के साथ में काम करने का काम करता है। और सिर्फ भाव की दृष्टि से नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ठीक है जैसे विकसित भारत 2047 के साथ साथ में विकसित यूपी 2047 और इसके अलावा उससे पहले 2030 का भी लक्ष्य है, 2035 तक का लक्ष्य। तो अलग अलग हमने छोटे से लेके बड़े तक जो है अपने जो है लक्ष्य स्थापित कर रखे हैं। उनको पूरा करने के लिए साथ साथ में सोशल इंजीनियरिंग से लेकर के हर तरह के तबके के साथ में बातचीत करके और हर तरह के कार्यकर्ता से बातचीत करके हम लोग पूरे तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि किस तरीके से कौन सा जो है वो माइलस्टोन कहां तक पूरा किया गया, उसमें क्या कमी रही है। और अध्यक्ष जी आके देखिए एक तरह से इसको नई गति देने का काम करेंगे। और ये देखिए मतलब कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर के सभी जो नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं उन सबसे बराबर तरीके से फीडबैक लेने का काम, उनसे बैठक करने का काम, उसके अलावा आगे किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और किस तरीके से 2027 की जो रणनीति है उसको लेकर के किस तरीके से कोई कमी बेशी जो पहले की हमारी रही, जैसे आपने जिक्र किया कि 2024 में जो चीज रही, 2022 में कुछ रही, तो सभी जगहों पे बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा क्षेत्र और जैसे लोकसभा क्षेत्र जो है, तो सभी को टारगेट करके एक एक व्यक्ति को, यानी कि जैसे हमारे जैसे पन्ना प्रमुख का मैंने जिक्र किया, तो पन्ना प्रमुख का मतलब सीधे तरीके से ये बनता है कि पन्ना प्रमुख जो है वो किसी पार्टी और दलगत राजनीति से अलग हटके, और जैसे कि पन्ने में अगर जैसे मान के चले कि 50 लोगों का नाम है, 50 वोटर्स का नाम है, तो वो उनके घर पे जाके हर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जोड़ करके संपर्क स्थापित करके और उनके छोटे बड़े सब दुख सुख में सब में शामिल होकर काम करता है। तो देखिए, हम लोगों से अलग हटके हम लोग एक तरह से समाज का हिस्सा बनके, परिवार का हिस्सा बनके काम करते हैं, परिवार के सदस्य के रूप में काम करते हैं। इसलिए देखिए, हमें पूरी तरीके से और आशा नहीं, हमें पूरी तरीके से इसी का विश्वास है कि 2027 में फिर दोबारा जो है
हम लोग विजय हासिल करेंगे और पूरे तरीके से जनता की सेवा करने का जो बीड़ा हमने उठा रखा है तो उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और अध्यक्ष जी पूरे तरीके से एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, नए तरीके से फीडबैक लेकर के जो नई जैसे कि जो गाइडलाइंस देंगे उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे और पूरे तरीके से जो चीजें हैं वो मतलब सुचारू ढंग से चल पाए। तो सभी चीजों को फीडबैक ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें दिनेश उसेंगेट जी, ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो लखनऊ दौरे पर है, वहां पर सत्ता और संगठन के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है, कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है और 2027 की राहों को कैसे बीजेपी के लिए आसान किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए अब्दुल गिलानी जी, चूंकि देखिए बीजेपी लगभग पूरी तैयारी में और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी विशेष तौर पर और व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है 2027 में किसी तरह से फतेह करने के लिए, लेकिन जिस तरह से पीडीए कार्ड के लिए यहां पर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, तो बीजेपी अब सत्ता और संगठन जो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है, इसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए मैडम, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है पीडीए के काट के लिए सामाजिक संगठन को सामाजिक में जाकर समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 11 साल से ज्यादा केंद्र में थी और लगभग 10 साल का कार्यकाल पूरा उत्तर प्रदेश में करने जा रही, आज उनको पीडीए के लोगों को याद आई? दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त 2 दिवसीय दौरे पे इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो लखनऊ में इस वक्त जो है आगजनी का मामला हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर में लूट का मामला हो, तमाम इश्यूज को उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के भीतर मौजूद हैं। क्योंकि इससे पहले क्यों नितिन नवीन जी नहीं उत्तर प्रदेश में आए? इसलिए आए हैं कि ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, इनकी सरकारों में हुई है। ये वो सरकार है जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने की बात करती है और इनकी सरकारों के भीतर इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग मिलकर उस मंदिर के लूट में शामिल हैं और आज तक बड़े लोगों का नाम उसमें कहीं शामिल नहीं है। जो छोटे मोहरे छोटे प्यादे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, और तब कितने दिन बाद एफआईआर दर्ज, एसआईटी बन गई, जांच कर रहे, एफआईआर किसी पे नहीं थी। दबाव बनाने के बाद हम लोगों के तमाम विपक्ष के लोगों के बाद तब जाके एफआईआर हुई और एफआईआर किस तरह की। तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो दौरा है पूरी तरह से जनता का ध्यान भटकाने का है, ना तो पीडीए के लोगों को। आप सोचिए कि ये उस किसी भी धार्मिक, मैं हिंदू धर्म के लिए बात नहीं कर रहा हूं, किसी धार्मिक स्थल पर अपनी आस्था से लोग, गरीब कमजोर बेसहारा लोग अपनी आस्था के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे का अगर लूट हो, कौन जिम्मेदार है? इस देश में आज जहां हम लोग रह रहे हैं, मैं इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इतिहास में पढ़ा कि मंदिर एक उस दौर में लूटी गई जो महमूद गजनी और तमाम सारे ऐसे लोग को नाम आता है, इतिहास में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोगों ने साक्षात अपने आंखों से देखा उन सरकारों में लूट हुई है जो सरकार अपने आप को हिंदुत्व का लंबरदार कहती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नितिन नवीन जी का दौरा पूरी तरह से इन घटनाओं पे कैसे पर्दा डाला जा सके, कैसे जो मासूम बच्चों को जलकर मौतें हुई हैं, कैसे राम मंदिर का मसला हट जाए, कैसे बिहार में अभी भरत तिवारी जी का मसला इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर से ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये सरकार ये कहती थी कि मैं चुनाव जल्दी करा दूंगा। जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा सकती टाइम पर, वो बताओ विधानसभा का चुनाव कैसे करा देगी? पहले प्रधानी का चुनाव लगभग हमें लगता है कि 1 साल तक टलने जा रहा है। जो लोग गांव के प्रधान इस सहारे पे बैठे थे, जो लोग अपने जो है पंचायत में मेहनत करते थे, उनको लगभग 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव उससे पहले नहीं होने जा रहा है। ये सरकार चुनाव नहीं करा पाएगी। ठीक है, आपने चूंकि राम मंदिर का जिक्र किया सर, आपसे एक और सवाल लूंगी, उसके बाद विकास जोगी जी के पास जाऊंगी। सर, कुछ आंकड़े यहां पर हैं, जहां गुजरात नवंबर 2024 की रिपोर्ट है कि गुजरात विधानसभा और सरकारी आंकड़े जो वहां पर पेश किए गए थे, पिछले 3 सालों में राज्य के विभिन्न मंदिरों में चोरी की 501 घटनाएं दर्ज की गई। इस दौरान 4.93 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी और कीमती सामान चोरी हुए। फिर चंडीगढ़ की भी एक रिपोर्ट सामने आई, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि शहर के अलग अलग धार्मिक स्थलों में 4 सालों के भीतर 21 चोरियां हुई है।
मंदिरों में। इसके साथ ही उसमें 12 मंदिर हैं, 3 गुरुद्वारे हैं, 2 मस्जिद हैं, 1 चर्च है और 3 दरगाह शामिल हैं। लेकिन कभी इसको लेकर कोई भी ऐसा हो हल्ला विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं किया गया। अब आरोप आप लोगों पर ये लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जिस राम मंदिर का आप लोग विरोध करते थे 22 जनवरी 2024 को, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तब आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया था। आप लोगों की तरफ से समाजवादी पार्टी का कोई दिग्गज राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गया। आज वो सनातनी बने बैठे हैं, उन्हें राम भक्तों की चिंता हो रही है, उन्हें एकदम से अचानक से राम मंदिर की चिंता हो रही है। उसके पीछे की वजह सिर्फ राजनीति है, सियासी वोट बैंक बटोरना है, या कुछ और भी मंशा है? देखिए, आपने कहा कि आप लोग प्राण प्रतिष्ठा में कोई किसी तरह का किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर भगवान राम, प्रभु भगवान श्री राम के ठेकेदार अगर कोई इंसान हो सकता है, लोग ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी को हम श्री राम को लाए हैं, भगवान श्री राम की फोटो छोटी करके और किसी राजनेता को उनकी उंगली पकड़ के ले जाने के पोस्टर पर दर्शाया गया था। हम लोग ये कहते हैं कि हमारी आस्था है, हम तय करेंगे कि हम कैसे जाएंगे। और मैं ये बार बार कहता हूं कि धार्मिक जो आस्था होती है वो धार्मिक आस्था सामाजिक लोग तय कर लें। उनका धार्मिक आस्था, उनको कैसे रहना है, कैसे पूजा करना, कैसे नमाज पढ़ना, कैसे चर्च जाना, कैसे गुरुद्वारा जाना, ये सरकारों का काम नहीं होता है। सरकारों का काम होता है कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, हॉस्पिटल कैसे बने, लोगों को बेरोजगारी से कैसे दूर किया जाए, अच्छी सड़कें देश के अंदर कैसे हो, ये सरकारों की ये मुद्दे होने चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग ये बात कहकर समाजवादी पार्टी से भी गए थे कि हमारी आस्था का ठेस पहुंचा, हम इसलिए समाजवादी पार्टी। आज वो लोग कहां हैं? भगवान श्री राम जी के मंदिर में लूट हुई, कहां पर बैठे हैं वो लोग? आपने इतना आंकड़ा दिया कि चंडीगढ़ में चोरी हुई, गुजरात में चोरी हुई और स्टेट में चोरी हुई, आपने क्यों नहीं बोला? हम तो हर जगह बोलते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे ही प्रदेश में जहां पर हम लोग खुद देखिए, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि यहां पर ये लोग क्यों नहीं बताती। जो लोग चोरी किए हैं, ये लोग कहते थे कि बुलडोजर, सुशासन की सरकार, इनकाउंटर, कितने लोगों के घर बुलडोजर चला, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ। इतनी बड़ी चोरी कि जिसकी कल्पना जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, शायद इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई होगी। ठीक है। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, कोई बड़ा नेता, कल बिना कटियार जी ने परसों कोई बयान कुछ और दिया कि चंपत राय जी जेल चले जाएंगे। शाम में कल एबीपी न्यूज लाइव पे कहा, हमने कहा ही नहीं है। और वो कहते हैं कि पीएमओ से मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, और रात में कह देते हैं, वो जो है पीएमओ ये कह देता है कि हमारी बात ही नहीं हुई। तो कोई बताए तो, ये जो धर्म के लंबरदार हैं, जिनका ठेका उनके पास है कि धार्मिक जो है हम चलाते हैं, वो बताएं कि भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में कौन चोरी किया है। निश्चित तौर पर बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर सवाल राम मंदिर को लेकर उठ रहे हैं कि जो इतना ढिंडोरा पीट रही थी, या जो सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच में अभियान चला रही थी, आखिर उन्हीं के कार्यकाल में चोरी की इस तरह की जघन्य वारदात कैसे होगी। लेकिन सवाल सर आप लोगों पर भी उठ रहे हैं राजनीति करने के। लौटूंगी मैं आपके पास, विकास जोगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, राम मंदिर का विषय चूंकि नहीं है हमारी डिबेट का, लेकिन मैं ये समझने का भी प्रयास करूंगी कि जो नितिन नबीन अब राजधानी लखनऊ के दौरे पर है, और ये 2 दिवसीय दौरा आपकी नजर में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो अभी तक की स्थिति और जो उनका पूरा स्केड्यूल सामने आया, उसके माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश है कि ना सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव पर नजर है, बल्कि बीजेपी दूरगामी दृष्टि यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी फोकस कर रही है नितिन नबीन के दौरे को लेकर। सिद्धू भंडारी जी, अभी क्या है कि जैसे आपने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का लखनऊ दौरा 2 दिन का क्या कैसे, भाजपा, मैंने ये चीज नजदीक से देखा कि भाजपा कभी भी किसी भी चुनाव को मतलब अनसीरियस नहीं लेती, हवा में नहीं लेती किसी चुनाव को। जैसे अन्य पार्टियां आरोप लगाती कि हिंदू धर्म के नाम पर या फिर अन्य जो भी रहता हो एक दूसरे पर कटाक्ष का मामला। हमने दिल्ली चुनाव देखा था, दिल्ली विधानसभा चुनाव जब पार्टी हारी थी, उसके बाद पार्टी ने अपने प्रवासी कार्यकर्ता, ये सब चीजें, मतलब ना जाने कितनी लिस्ट और कितने प्रकार के पद देकर कार्यकर्ताओं को इस तरीके से एंगेज रखा, और जिसका दिल्ली परिणाम सबके सामने आया। दिल्ली परिणाम चुनाव के बाद ही सीधे देखा कि बिहार, मतलब अन्य राज्यों, तो भाजपा का ये पहले से मूल मंत्र रहा है कि एक सरकार एक जगह मान के चलो कि अभी 27 में अगर यूपी का चुनाव फतेह होने के बाद में, यूपी का चुनाव समाप्त होने के बाद में, भाजपा का ऐसा मैंने नहीं देखा कि कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी आराम से शांति से बैठा हो इसी कमरे में, और इसी कमरे में बैठने के बाद में सीधे 29 का जब चुनाव होगा उसकी सूची आएगी प्रत्याशियों की, उसके बाद एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? उसका कारण भी है क्योंकि
भाजपा के अंदर, भाजपा के अलावा भाजपा के जो विचारों के परिवार, विचार संगठन है, जैसे एबीवीपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, जो अन्य अन्य संगठनों का नाम लिया है, ऐसे सारे संगठन भी किसी न किसी माध्यम से जनता के साथ जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने के बाद जिसका फायदा भाजपा को मिलता है, ये बिल्कुल सच है। और उसी कारण भाजपा भी अब उसी टेंडेंसी पर चली हुई, जैसे संघ के कुछ कार्यक्रम, आरएसएस के कार्यक्रम होना, एबीवीपी, अन्य साधन, भाजपा भी के महापुरुषों की जयंती मनाना, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे अन्य हो, तो उस माध्यम से मनाकर जनता को जोड़े रहना और अपनी उपस्थिति दिखाना। और राजनीति का ये बिल्कुल मूल सूत्र है कि अगर आप जनता के बीच में उपस्थित रहेंगे तो आपको जनता किसी ना किसी रूप में पसंद करेगी, चाहे आपके विचारों के माध्यम से हो, चाहे आपकी कार्यशैली हो, चाहे आपकी भविष्य की योजनाएं हो। तो उसको लेकर ये जब अपडेट रहेगा व्यक्ति 24/7, तो उसमें उसका परिणाम भी चेंजिंग होगा। लेकिन इसी कार्यशैली के अलावा विपक्ष के लोगों को सिर्फ चुनाव के दौरान ही एक्टिव हो रहा है, उनके नेताओं, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में फिर वो ईवीएम वगैरह इन सब चीजों का रोना रोने को आ जाता है। और अभी जैसे साथी क्या नाम है, अब्दुल जी ने ये बोला था कि राम मंदिर चढ़ावा, ये सब चीजें, और मोहम्मद गजनबी, मुझे एक आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उनके मन में ये भगवान राम मंदिर को लेकर अगर दुख है, इस घटना को लेकर, तो मैं अब्दुल जी, आप और आपकी पार्टी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो सबसे विपक्ष में और मजबूती से राम मंदिर का अगर किसी पार्टी ने विरोध किया था, चाहे कार सेवकों पर गोली चली हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उस चीज को अगर विरोध किया था वो समाजवादी पार्टी थी उस टाइम की वर्तमान सरकार। और आज अगर उस घटना को लेकर अगर सबसे ज्यादा दुखी हो और एकदम विपक्ष समाजवादी पार्टी खुलकर जो बोल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही स्थिति की राम राज्य की स्थापना है, और धीरे धीरे सब लोगों की मनोस्थिति बिल्कुल ठीक हो रही है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानन, तो राम ही सब कुछ है। तो ये बिल्कुल सही दिशा में देश की माहौल, देश की फिजा जा रही है, क्योंकि जब विपक्षी लोग भी अगर भगवान राम की शरण में जाने लगे तो समझो कि शायद, मुझे लगता है, सब कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन सर देखिए, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इसको लेकर निश्चित तौर पर विपक्ष जो जोर शोर से आवाज उठा रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है, लगातार हम डिबेट्स के माध्यम से, यहाँ पर समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टी हो, वो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा, और ऐसे में लोगों के बीच भी वो जाएंगे जहां पर राम मंदिर को लेकर जिस तरह से तमाम चीजों का जिक्र बीजेपी लोगों के बीच में जाकर करती थी, अब वही काम विपक्षी पार्टी करेगी और ये बताएगी लोगों को कि राम मंदिर में ट्रस्ट चढ़ावा चोरी का कैसे पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और छोटी मछलियों को कैद में रखा गया, लेकिन कुछ लोगों को बचाव में राज्य सरकार है। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर एक ऐसा विषय है जहां पर नितिन नबीन की तरफ से कोशिश ये रहेगी सत्ता और संगठन का के बीच में किसी तरह से मजबूती लाने की, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष की वजह से हावी पड़ सकता है बीजेपी पर? देखा, सरकार और संगठन की अगर हम बात करते हैं तो आज से कुछ टाइम पहले नितिन नवीन जी ने ये वर्ड बोला था कि यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता सरकार संगठन में कहीं कोई चीजें 19-20 वाली होंगी। ये बीच में सुना भी था कि चीजें कुछ उठापटक वाली चल रही है, लेकिन सब चीजें सब सामान्य हो गई। और रहा इसका राम मंदिर वाले विषय का, भारत की वक्फ संपत्तियों के अंदर 33,492 धार्मिक, मुस्लिम धार्मिक स्थल, जिसमें दरगाह, मजार आदि आदि इनको अभिलेखों में दर्ज है। और होने के बावजूद ऐसे बहुत सारी जगह हैं, दरगाह, मजार वगैरह, जहां पर एक अरबों की स्थिति में रुपया आता है। लेकिन विषय क्या है कि विषय फिर लास्ट में वही आएगा कि सारे लोग वही नेहरू जी को गाली देते, नेहरू जी पर आरोप लगाते हैं। कुछ देश के अंदर पिछली सरकारों ने संविधान संशोधन में कुछ ऐसे संशोधन किए जिससे कि एक धर्म विशेष के वोट बैंक के लिए उनको बढ़ावा दिया गया, और बढ़ावा देने के बाद में चीजें विपरीत हुई। और रहा इसका राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का, बहुत अच्छी बात है, सबने विरोध किया इस चीज का, और विरोध आज भी चल रहा है। उसमें FIR होगी, SIT की जांच हो रही है। वो एक राम मंदिर और राम मंदिर के ट्रस्ट का अपना पर्सनल विषय, ना तो इसमें मैं कुछ कर पाऊंगा और ना ही कोई दूसरा आदमी करेगी। इसमें FIR हुई तो पुलिस करेगी, SIT करेगी, और उसके बाद में जो जेल गए बंदे उनको कोर्ट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमको कोई केंद्र सरकार को इस राम मंदिर घटना से एक सबक लेना चाहिए। देश के अंदर चाहे हिंदू धार्मिक स्थल हो, चाहे मुस्लिम धार्मिक स्थल हो, अगर कार्रवाई किसी राम मंदिर पर हो तो वो कार्रवाई चंदा चोरी, ऐसी भिन्न भिन्न रुपयों की जांच के लिए अजमेर शरीफ जैसी बड़ी दरगाह पर भी निगाह रखनी चाहिए। वहां भी निगरानी होनी चाहिए कि इतने रुपये का जो टर्नओवर होता है, उस पैसे का आखिर होता क्या है, पैसा जाता कहां है, कहीं ऐसा नहीं हो वो पैसा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता हो। तो उस पर भी हमको खुलकर बोलना चाहिए, वन साइडेड नहीं बोलना चाहिए। कोई वोट बैंक की राजनीति के लिए हमें किसी पर्टिकुलर एक चीज को नहीं बोलकर, राम मंदिर एक सभी की आस्था का विषय है, और इतने लंबे समय बाद न जाने कितने संघर्ष सेवा, कितने लोगों के बलिदान के बाद कितने कार सेवकों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में गोलियां खाई और वो उनके घर पर
परिवार आज तक बिल्कुल डिस्टर्ब है, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तो ऐसी बात में राम मंदिर बना है, तो इसमें ट्रस्ट अपना विषय, ट्रस्ट खुद ट्रस्ट का अपना बायोलॉज होता है। एक में वकील होने के नाते ट्रस्ट का अपना पर्सनल बायोलॉज होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो इसमें वो ट्रस्ट की समस्या, दूसरा FIR हो गई, SIT होगी, वो हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नितिन नवीन जी का दौरा इस राम मंदिर चढ़ावे को शांत करने को होगा, क्योंकि 2027 का चुनाव की स्थिति बिल्कुल सच है, क्योंकि कभी भी हो सकता है, चाहे नवंबर दिसंबर में हो जाए, चाहे बिल्कुल टाइम पर हो। तो ये नितिन नवीन का दौरा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि पार्टी और संगठन की सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और इतना बड़ा अगर कार्यक्रम करना था तो इनको किसी भी योजना को लेकर मोदी जी की रैली करा देते, अगर मान लो विषय मुद्दे को भटकाने के बाद विषय होता तो। ठीक है, दिनेश जी से मैं इसका सवाल का जवाब लूंगी। दिनेश सिंह जी, चूंकि देखिए राम मंदिर एक ऐसा विषय है, चूंकि आपने अब्दुल गिलानी जी को भी सुना, उन्होंने काफी आक्रोश होकर ये बात का जिक्र किया है कि आप लोगों की तरफ से कोशिश ये है कि कुछ लोगों को शय दी जा रही है और संरक्षण जो दिया जा रहा है उसके तहत छोटी मछलियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए 8 आरोपियों को, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी जेल की सलाखों के बाहर है। 6 जुलाई की तारीख जब ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या नहीं। लेकिन ये मुद्दा सर इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, जिसके बाद सवाल आप लोगों पर उठ रहे हैं कि राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह की नारेबाजी की गई थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज क्या स्थिति है। उसके बाद आप लोगों से ही पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नितिन नवीन यहां पर बैठक कर रहे हैं और वहां से चीजें आपके हाथ से फिसल जाए। तो आपको लग रहा है कि नितिन नवीन जो बैठकों को अंजाम देंगे, अध्यक्षता करेंगे, उसमें किसी तरह की भरपाई हो सकेगी इस मुद्दे की, जिसमें आपकी छवि, आपकी इमेज को डाउन किया जा रहा है? देखिए ऋतु जी, मैं दो पार्ट्स में इसका जवाब आपको देना चाहूंगा। एक तो राम मंदिर मुद्दा हो गया, दूसरा अध्यक्ष का दौरा हो गया। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, मतलब एक तरह से साथ साथ में एक तरह से उनकी जिम्मेदारी दोनों तरह की चीजें बनती है। और हम लोग देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे अगर है तो हम लोग पूरी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कोई जो उसके SIT के माध्यम से पूरे तरीके से और दूध का दूध और पानी का पानी करने का हमने जो है जो निर्णय लिया, जैसे लिया, और सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि कोई भी, चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, किसी भी कुर्सी बैठा हो और बड़े से बड़ा भी कोई व्यक्ति होगा तो उसको बुक्स में लाके, उसको रिकॉर्ड में ला करके और कठोर से कठोर सजा देने का जो है वो निश्चित और सुनिश्चित करने का काम लोग करेंगे। दूसरी बात, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अब्दुल जी कह रहे थे, तो देखिए मैं इसी को सफलता मानता हूँ उस तरीके से कि भाई जिस तरीके से पहले राम को मतलब अस्तित्व को नकारने का काम जो है वो मतलब करने का काम कांग्रेस भी करती थी और समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो राम मंदिर जाना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन अगर आगे उस वाले डायरेक्शन में तो आपका स्वागत है और हम लोग इसी को सफलता मानते हैं पूरी तरीके से। और आपकी मतलब जो भावना है उसका आदर करते हुए हम लोग पूरे तरीके से उसका ध्यान रखेंगे भाई किसी तरीके से बुलडोजर जो है वो शांत न बैठे, और बुलडोजर जो है उसकी चाबी लेके ड्राइवर तैयार खड़े हुए और पूरे तरीके से उनको नोटिस वगैरह देने का काम कर दिया गया है। और आप निश्चित रहिए उसी को लेकर के अब्दुल जी कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति जो उसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके घर पे जो चोर की सजा होती है उसी तरीके से होगा। और जो रामधन की लूट करके धंधा सेठ कोई बनने की जिससे कोशिश की तो वो आप उससे पूरा उसकी जेब से एक एक रुपए का जो हिसाब किताब पूरा ले करके और वापस लेके उसी ट्रस्ट में डाल करके और जो जनता की भलाई में जो कार्य में जो खर्च होना है उसी के सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अब आते हैं अध्यक्ष के दौरे की तरफ। देखिए, अध्यक्ष जो है वो एक रणनीति को लेकर के 2027 के चुनाव को लेकर के, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल को लेकर के और संगठन को मजबूत करने को लेकर के, उसके साथ साथ में कार्यकर्ताओं को पूरे तरीके से नई ऊर्जा को देकर के उसको लेकर के सारी बैठकें जो करेंगे तो उसको लेकर के ये इनका दौरा रहा है। तो इसमें कहीं भी ध्यान भटकाने को लेकर के कहां से बातचीत अब्दुल लेके आए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी पार्टी है आपकी, बड़ी पार्टी के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी से आप भी थोड़ा बहुत खेल लेके, प्रतिपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हितों की रक्षा करें, जनता के हितों के सवाल जवाब करें, पूरे तरीके से जो आपको लगता है उठाने का काम करें। लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हो गए हमारे, या जैसे कि मतलब पूरे मतलब प्रदेश अध्यक्ष हो गए, MLA पार्टी हो गए, MLC हो गए, पदाधिकारी हो गए, ये सब इकट्ठे बैठक करके किस तरीके से कहां से किस तरीके से वो जनता का ध्यान भटकाने का काम है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आएंगे तो उससे किस तरह की जनता का ध्यान भटकेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो थोड़ा ज्ञान दर्शन अगर करने का काम करें तो मैं भी इनका शुक्रगुजार रहूंगा। और इसके अलावा देखिए, पूरे तरीके से निश्चित रहिए और सुनिश्चित रहिए कि पूरे तरीके से SIT की जो जांच है वो ठीक डायरेक्शन में चल रही है और हर व्यक्ति को जो भी इससे कहीं से दूर दूर तक भी एक्सीडेंट जुड़ा होगा तो उसको पूरे तरीके से बुक्स में ला करके और उसको पूरे तरीके से सजा देने का काम जो है वो शासन और प्रशासन सुनिश्चित करेगा। और साथ में जैसे कि हमारा जो संगठन जो है तो पूरे तरीके, देखिए हम लोगों ने कोई जात पात या किसी पार्टी वार्टी से हमें कोई मतलब कुछ नहीं है। हम लोग पूरे तरीके से भारतवर्ष के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के जो भी जैसे जो व्यक्ति हैं वो सब हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं और हम लोग उनके भलाई के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हमने देखिए 4 वर्गों में सिर्फ बांटने काम किया, महिला, किसान, युवा और गरीब।
तो इनके लिए जो भी जैसे कि जो केंद्र मतलब स्तर पे बने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार कोई मतलब कोई अगर योजना बनाए, तो इन्हीं 4 वर्गों को लेकर के, और उसमें देखिए मतलब कि मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, जैन भी है, सिख भी है, हर तरह के लोग हैं, तो उनको एक तरह से हम लोग लाभ देने का काम करते हैं। तो हमें किसी तरीके से कोई भेदभाव किए बिना और सबका एक तरह से विकास करने का काम करना है, सबको साथ में लेके चलने का काम करता है। और भरोसा का नहीं होता तो दोबारा देखिए सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं आती, तो दूसरी बार अगर सरकार आई है उसका मतलब सीधी सी बात है कि पूरे तरीके से, और हम लोग हमारे जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और जनता के बीच में आने का काम ठीक ठाक तरीके से करेंगे और आगे बेहतर और इसे बेहतर करने का काम करेंगे। और अपनी गलतियों से हम लोग सीखने की, पहले कोई चूक रही, पहले कोई गड़बड़ रही, या पहले किसी चीज में हम लोगों ने कोई चीज हमारे से छूट गई, उसको पूरे तरीके से हम लिस्ट में ले करके और उसको पूरा करने का काम करेंगे। 1 से 10 की जैसे जो नियमावली, उसमें अगर हमने 5 तक अगर सफर तय किया, तो आगे का 5 जो है वो भी पूरे करने का काम करेंगे। ये हम सुनिश्चित करते हैं उसी को लेकर के। और कहीं पर किसी भी तरह की जनता को लेकर के हम लोग कोई भी नॉन सीरियस किस तरह की चीजों को लेकर नहीं चलते। जो चीज उसको पूरा करने का काम करते हैं, लक्ष्य को लेकर चलते हैं और लक्ष्य को पूरा स्थापित करके उसके साथ हम उसको पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है सर। अब्दुल गिलानी जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी पहुंचे हुए हैं, जो तमाम बैठकों का सिलसिला और कई जो कार्यक्रम है वहां पर उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। लेकिन सर सिर्फ समाजवादी पार्टी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें और जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है वो ये समझने की कोशिश करें, तो समाजवादी पार्टी क्या बयान और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है? धरातल पर किस तरह की रीति नीति अपनाई जा रही है ताकि अपने जनादेश को, वोट बैंक को मजबूत किया जा सके? देखिए, आपने जैसा कहा कि हमारी क्या तैयारी है, तो तैयारी तो हम टीवी चैनल पर बैठ कर इसलिए नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी है। ये अभी एक सगुफा इन्होंने छोड़ा था कि हम नवंबर में चुनाव करा देंगे, ताकि हम लोग की किस तरह तैयारी है, किस तरह क्या लड़ने जाएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी जान लें। हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। आज एक कल चुनाव करा दें, हम कल लड़ने की तैयारी है। हर हमारा वर्कर बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक हर जगह पर अपने स्तर पर काम कर रहा है। दूसरी बात, भाई ने कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोकपर्सन ने कहा कि हमारी सरकार जो है महिला गरीब और सब वर्गों के लिए काम कर रही। हम महिला की ही बात कर लेते हैं। अभी गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ क्या हुआ था? पूरा प्रदेश विपक्ष के नेता को मिलने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक प्रधान गांव में, वहां पर हमारा डेलीगेशन गया, उसको घुसने पथराव करवाया। यही बिंद समाज की एक बेटी जो है गाजीपुर में, उसके भाई का इनकाउंटर हो गया, मुख्यमंत्री से मिली और जो भाषा वो बात कह रही थी, शायद हम और आप सुनेंगे तो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आरोप है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दलित और एससी को मैं देखना नहीं चाहता हूं। यहीं पर अभी हरदोई में मौर्य समाज की बेटी के साथ क्या हुआ, वहां पर जो है विपक्ष के लोगों को जाने नहीं दिया गया था। तो ये इनका महिला प्रेम है, ये महिलाओं के प्रति इनका सम्मान है। इसी तरह गरीबों को लेकर इस प्रदेश के भीतर अभी समाजवादी पार्टी ने जो पूछा क्या करें, हम लोगों ने पीडीए आरक्षण जो लूट हुआ है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जो लूट हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, हम लोग जिले स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और डेटा दिया कि आपने इतनी 22 भर्तियों में लूट किए। जो छोटा आंकड़ा हमने दिया था उसका आज तक भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं। अगर हम गलत थे तो हमको जवाब देकर बताएं कि हमने लूट नहीं किया पीडीए के। ये लोग आज इनको पीडीए की याद आ रही है, क्यों? यही लोग तो कहते थे जो कि उत्तर प्रदेश में हम 80 में 80 जीतेंगे। क्या हुआ? कहां खड़े हुए? भगवान श्री राम की धरती अयोध्या में भी ये लोग हार गए चुनाव। तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ ये लोग दिखावा कर रहे हैं और इस दिखावे से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। 27 में अखिलेश यादव जी को मजबूती से पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और ये कोई भी आ जाए, जैसे इन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी रैली अलीगढ़ की में शायद तैयारी हो रही प्रधानमंत्री जी के आने की, एक भी मुद्दे से हम इनको भटकने नहीं देंगे और जनता के बीच में ले जाकर इनके काले करतूतों को बताएंगे। और जो लूट इसके मंदिर का अकेले मसला नहीं है, इस देश और प्रदेश के अंदर रेलवे का स्टेशन बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया। जो बताइए आज जो पार्टी विपक्ष में उत्तर प्रदेश की एक पार्टी जो है आरएलडी अजीत सिंह जी की पार्टी जो है वो इनके साथ है। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है बात। तो आ रही, तो इनकी पार्टी जो है अजीत सिंह जी आरएलडी इनकी पार्टी, लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह जी के नाम से था, उसको बेचकर अडानी एयरपोर्ट कर दिया गया। ये एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन ये बेच रहे हैं, तमाम हेरिटेज बिल्डिंगों को ये बेच रहे हैं।
जेपीएनआईसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बिल्डिंग अखिलेश यादव जी ने बनाया, आज तक ये सरकार स्टार्ट नहीं कर पाई। और वहां पर जब जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर माल्यार्पण करना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाकर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो उनको जाने से रोका जाता है, उसको स्टार्ट नहीं। और ये बात कहकर कि वहां पर सांप और बिच्छू होंगे। बताइए, जो सरकार एक बिल्डिंग को स्टार्ट नहीं कर सकती। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया अखिलेश यादव जी ने, जो टाटा महाराष्ट्र में जो है टाटा इंस्टीट्यूट उसके लेवल का बनाया, आज तक बताओ स्टार्ट हो पाई। यही एम्बुलेंस जो आज जो है लोग उसका नाम बदल दिए, पुलिस जो है गाड़ियां जो चलवाए नंबर बदल दे रहे हैं, और सारी गाड़ियां आज खराब होकर थानों के भीतर खड़ी हैं। कोई एक भी काम बताइए। हम उत्तर प्रदेश में 50 काम बता सकते हैं अखिलेश जी को, सार्वजनिक, चाहे लैपटॉप का काम हो, एम्बुलेंस चलाने का काम हो, चाहे वो पुलिस का अपग्रेडेशन काम हो। आज आपको एक और बात बता दी, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के नाम पर जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर दिया गया है, उसको कुछ बिल्डिंगे बनाकर। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं, मेरे यहां भी मेडिकल कॉलेज का नाम एक झुंझुना दिया गया है। वहां पर आप समझिए एमआरआई का मशीन नहीं है, ट्रॉमा हो जाए तो एनेस्थेटिक नहीं है वहां पर। बताइए, जहां पर एमआरआई मशीन ना हो, अल्ट्रासाउंड की मशीन ना हो, और जहां पर एनेस्थेटिक ना हो, जहां पर ऑर्थोपेडिशियन ना हो, बताओ उस मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों का एडमिशन करा जा रहा है, वो पढ़कर उनका भविष्य क्या होगा, वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, जहां पर फैकल्टी ना हो। तो ये खोखलापन है, ये विकास के नाम पर जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को छला गया है, अब जनता ऊब चुकी है। और वो देख रही है कि अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में उत्तर प्रदेश को एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना कर दिया। आज जिनकी माएं घरों में बर्तन धुलती थी, बाप रिक्शा चलाते थे, उन बच्चों को भी लैपटॉप देने का काम किया। तो हमने काम किया, बताएं ना काम क्या किया है 5 साल में, लूट के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है सूरज, चूंकि आपने यहाँ पर कहा कि लॉटरी में, एक सेकंड आपके पास दिनेश जी, चूंकि इन्होंने कहा कि अब जिस तरह चौधरी चरण सिंह लखनऊ का एयरपोर्ट है उसका नाम बदल दिया, आधिकारिक तौर पर सर कहीं ऐलान नहीं हुआ, तो लगता है कि ऐसी चीजों को, हाँ, अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ, जाएंगे तो उसमें अडानी जी का बोर्ड नहीं सही सर, आधिकारिक तौर पर कहीं नहीं है, चौधरी चरण सिंह के नाम से ही जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व आप इस मंच से कर रहे हैं, तो ऐसे में अफवाहें ना फैलाएं और गुमराह भी लोगों को ना करें। हम आपको उस एयरपोर्ट की फोटो कहेंगे मंगा कर भेज देंगे, अगर गलत होगा तो। सर मंगा के नहीं, बहुत से गए हैं, उनकी तरफ से भी बताया जाता है, आधिकारिक तौर पर ऐसी कहीं भी चीजें नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर लीज पर जरूर दिया गया है, उनको वहां पर कार्य सौंपा गया है 50 सालों की लीज पर, तो ऐसे में अभी नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं बीजेपी को छोड़कर। ठीक है, अब आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं उसका जवाब सुनिए, जल्दी से जवाब दीजिए दिनेश जी। धन्यवाद। देखिए, आधी अधूरी जानकारी के लिए सीधा से एक हिंदी में मतलब शब्द है, वाक्य है उस तरीके से कि आधा ज्ञान विष समान। तो विष जो है वो लोगों को पिलाना बंद करें, और ये गलत बयानी जो है उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे अब्दुल जी। तो इसलिए थोड़ा सा कृपा करके पूरी जानकारी के साथ दुरुस्त करके आया करें। यहाँ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम बदला नहीं गया है, इस तरह की कोई इस तरह की चीजें मना करें। दूसरी बात, जैसे अडानी को लेकर बातचीत आप चला रहे हैं, तो आपके जैसे कि क्या मैं मानूं कि भाई आपका कांग्रेस के साथ में गठबंधन अभी तक फिलहाल बरकरार है या नहीं है? नहीं है तब भी सुनिए कि प्रतिपक्ष के नाते आपके साथ के दल हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकारें, वहां पर पूरे तरीके से बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ठेके जो है अडानी और अंबानी को सबको दिए जा रहे हैं, टाटा को दिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में उनसे भी जवाब पूछिए। और दूसरी, इस तरह की बातों कुछ नहीं रखा है। और दूसरा, हमने क्या क्या नहीं किया उसको बताता हूं कि हमने चारों वर्गों के लिए पूरे तरीके से हमने ढंग से काम किया। आपके समय पे होता था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हमारे समय पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को लेकर के हमने बढ़ावा देने का काम किया। डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर हमने बढ़ावा देने का काम किया। डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने काफी विकास जैसे लेने के उसको काम करके, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा करके वो करने का काम किया। उसके अलावा जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जैसे यूनिट चाहिए उसको देखिए, सेमीकंडक्टर को लेकर के क्या क्या यूनिट चाहिए वो देखिए, और एक्सप्रेसवे कौन कौन से बनाए ये देखिए। बंगाल में चुनाव चल रहा था, एक तरफ जो है गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपनी आधी अधूरी जानकारी जो है अपने तक सीमित रखिए, और किसी को बेवकूफ बनाने का काम करिए तो अपनी पार्टी के लोगों को करिए। आप रणनीति मत बताइए, आपकी रणनीति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग अपनी रणनीति बना करके, और हम आपको बताते हैं कि हम लोग सबका भला करके, खुले में बिल्कुल चौड़े में सब बातें करके, और पता नहीं काम करते हैं कि जनता का विकास करने काम करेंगे, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, रोजगार देंगे। आपके समय में जैसे रोजगार की बातचीत चलती है, तो कांस्टेबल भर्ती जो घोटाला हुआ था वो किस टाइम हुआ था? क्या खुद कहता है कि 97,000 करोड़ के आसपास घोटाला आपके समय पे हुआ। तो सब चीजें कहीं ना कहीं अपनी तैयारी रखिए, अपने तक रखिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करिए। हमारी पार्टी ने बेहतरी के लिए काम किया, आगे बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे, और पूरे तरीके से एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का हमने काम किया। और हमने किसी तरीके से किसी भी व्यक्ति से परहेज करने का काम नहीं किया। दलित भी हमारे भाई हैं,
महादलित भी हमारे भाई हैं, पंडित भी हमारे भाई है। आपके समय तो पंडितों को नहीं पूछा जाता था। अपनी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है किस तरीके से क्या करते थे, अखिलेश जी एक तरफ जो है ब्राह्मण सम्मेलन करते थे और उसी में कुछ बदबयानी जो है उस जो करने का काम जिस तरह करते थे मौर्य जी, तो उसको लेकर के सब बातें हम लोग अपने तरीके से पूरी समन्वय में बिठा करके जनता के बीच में लेकर के उस तरह की कृपा करके इस तरह की बातें ना करें। हम लोग पूरे तरीके से जनता का भला करने का काम कर रहे हैं। आप साथ में आए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कोई योजना है तो उसको लेकर अच्छी बात है, जनता के मुद्दे उठाएं वो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह की बातें अनर्गल कोई विषय की अगर बात करेंगे वो कतई जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ना करें, अच्छा है, नहीं तो बिना मतलब ठीक है। सबका साथ सबका विकास को लेकर बीजेपी की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन विकास जोगी सवाल ये भी उठ जाता है कि विपक्ष की रीति नीति को सर आप कैसे देखते हैं? चूंकि अब्दुल गिलानी जी की तरफ से ये दावा किया गया कि पहले नवंबर में चुनाव करवाने थे, लेकिन नवंबर में पहले सडन इस तरह से ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होती है वो परिवर्तित हो जाती है ताकि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में क्या रणनीति बन रही है वो बीजेपी को पता चल सके और उसकी काट हो सके। आपको लगता है कि धरातल पर इस तरह की चीजें होती भी होंगी विपक्षी पार्टियों में या सत्ता पक्ष के बीच में? क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और दोनों पार्टी अपनी या किसी तरह से 2027 के चुनाव को फतेह करने की कोशिश कर रही है, तो एक दूसरे की रीति नीति जानना भी क्या जरूरी हो जाता है यहाँ पे जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। भाजपा का एक अपना विचार है, अपनी एक सोच है, अपनी एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं, उनके अपने भाव है कि सबका साथ सबका विकास किस तरीके से काम करना है। और समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो अखिलेश जी का खुद ही वही पीडीए को लेकर के दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लेकर राजनीति करते हैं। भाजपा की एक टेंडेंसी बनी हुई है मोदी जी की कि वो सभी को साथ में लेकर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी को साथ ले। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि शायद समाजवादी पार्टी की कोई भी लूप होल लेकर भाजपा उस पर काम कर रही है, तो भाजपा की कोई लूप होल लेकर समाजवादी पार्टी को, कोई भी पार्टी विचार से चलती है तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो इस विचारों का मुझे नहीं लगता एक दूसरे में कोई चेंजिंग आती होगी। तो शायद अब्दुल जी को भी पार्टी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी कि उनकी पार्टी का विचार क्या है और उस पार्टी किस विचार पर काम करती है, उसको लेकर थोड़ा सा कभी हो जाता है जल्दबाजी में उन्होंने ये शब्द बोल दिया होगा। ऐसा नहीं है कोई एक दूसरे के विचारों पर कोई, कभी कभी देखा है मैंने बड़े पिछले चुनावों में, अभी राम मंदिर से पहले भाजपा का एक मंत्र था कि राम मंदिर को लेकर मुद्दे पर कई बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि क्या समाजवादी पार्टी अब कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर तो चुनाव लड़ेगी नहीं। अखिलेश यादव जी, ये तो अखिलेश यादव जी क्या इस बार 27 के चुनाव में ये बोल सकते हैं कि अगर हम 27 में आते हैं तो हम कृष्ण जन्मभूमि को बनवाएंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके विचारों, अगर वो ऐसा सब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनसे मुस्लिम वोट बैंक छटक जाएगा। तो वही स्थिति बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे की कोई तैयारी और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबके अपने विचार है, सबकी अपनी कार्यशैली है। लेकिन सर एक चीज और जानने का प्रयास रहेगा, नितिन नवीन की तरफ से 2 दिवसीय जो लखनऊ के दौरे पर तमाम कार्यक्रम और बैठकों का सिलसिला रहेगा। अगर 2027 में यहाँ पर जीत हो जाती है बीजेपी की और वो सफलता मिल जाती है तो इसका श्रेय न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि एक और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सीधे तौर पर नितिन नवीन के कंधे पर मानी जाए। क्योंकि देखिए अभी बंगाल में चुनाव हुए थे, 15 साल का जो सूखा था वो यहाँ पर खत्म किया गया, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जुटे हुए थे, उसका श्रेय सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को मिला और नितिन नवीन को मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो रणनीति उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी, जो कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट किया गया, शायद अब उसी दिशा में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देखने को मिल पाएगा। हाँ, तो होता क्या है कि मतलब किसी भी चीज को अगर हम लेते हैं, किसी भी चुनाव हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो कप्तान का भी श्रेय जाता है, चाहे उसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बाकी तो सारी टीम वर्क है, टीम वर्क कितना काम करती है वो सब, लेकिन जाएगा श्रेय कप्तान को। कप्तान ही लीड करता है, कप्तान ही फेस करता है, सारी चीजें फेस होती है। अगर मान लो जैसे नितिन नवीन जी प्रदेश के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बनने के बाद बंगाल चुनाव का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है या कहीं कुछ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक वो बड़ी बड़ी हेडलाइनें होती है। विपक्ष कहता है, विपक्ष या फिर अन्य भी सब जगह एक सुगबुगाहट होने लगती है कि पहला ही कार्यकाल में, पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले ही कार्यकाल शुरुआत में पहला ही चुनाव बिल्कुल जीरो हो गया। तो होता क्या है कि इसमें जाना श्रेय मेहनत कार्यकर्ता की, मेहनत सभी की है, और लेकिन जाएगा श्रेय सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, प्रदेश का अध्यक्ष होगा, वर्तमान मुख्यमंत्री होगा, तो उस मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन सब चीजों को लेकर उस पर श्रेय जाएगा। और दूसरा, आज का दौरा देखा जाए, इस दौरे में मतलब शक्ति केंद्र प्रभारी जो भाजपा बनाती है उसके समन्वयक वगैरह इन सब लोगों तक को बुलाया गया है। तो एक देखा जाए तो मुझे लगता है इस 2027 का सीधे सीधे संकनाद है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ के अंदर आना, कि बिल्कुल निचले स्तर तक मैसेज पहुंच जाए। और पहुंचने के बाद में ये बता दिया कि आज के बाद ही ये मानो कल ही चुनाव है और आज से बिल्कुल लग जाना है हर तरीके से, क्योंकि एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी, ये सब विश्व हिंदू परिषद सभी के साथ में उनके समन्वयक जो उनके हेड होंगे उनके साथ जो बैठक होना और उनके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाना चीजें, तो वो कहीं ना कहीं वही 2027 का ही बिल्कुल संकनाद है।
2027 का ही शुरुआत है। ये तो बस सिर्फ बनाने की स्थिति है पार्टी की, फीडबैक और समन्वय कुछ नहीं है। सिर्फ 27 के चुनाव का संघनाद लखनऊ से ही नितिन नवीन जी के द्वारा करने की आज की योजना थी। ठीक है अब्दुल गिलानी जी, चूंकि आपने कुछ मुद्दों का ऐसा जिक्र किया था जहां पर महिलाओं को यहां पर न्याय नहीं मिल पाया था, हालांकि बीजेपी उसको नकार रही है, लेकिन सर चूंकि जब आज यहां पर नितिन नवीन का विशाल रोड शो हुआ तो तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रही। इस बीच 25 जातियों के प्रतिनिधियों को भी उतारा गया, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठबंधन में सेंधमारी की शुरुआत की गई, ये माना जा रहा है। तो क्या इसकी काट करने के लिए कोई विशेष तौर पर व्यापक स्तर पर आप लोगों की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हो कि एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो वो किस तरह से यहां पर जीती जा सके, समाजवादी पार्टी कैसे फतेह की जा सके, क्योंकि महज दावेवादों से चीजें क्लियर नहीं होती, धरातल पर जो तस्वीरें दिख रही है उसी के आधार पर आगे चीजें हो रही हैं। देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है, क्या नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन जो महिलाओं को मैंने नाम लिया जिनके साथ घटनाएं हुई, क्या उन परिवारों से मिलेंगे बुलाकर, उनको न्याय देंगे? दूसरी बात जो 22 भर्तियों में घोटाला हुआ है जिसका हम लोग ऑडिट किए हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इसको देखेंगे और उनको न्याय मिलेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती जो है, लोग जो है सड़कों पर, जो जब टेम्परेचर 50 उत्तर प्रदेश के था तब सड़कों पर रगड़ते हुए जा रहे थे, उन पर लाठियाचार्ज की गई, उनको न्याय मिलेगा? और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्पोकपर्सन साहब कह रहे थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। क्या आज यहां पर बैठकर हाई कोर्ट ने जिन माफियाओं के बारे में सूची मांगी है उनका नाम पढ़ सकते हैं? वो कौन माफिया है, किन जाति से हैं, उनकी सूची पढ़ सकते हैं? हाई कोर्ट ने जिन माफियाओं के बारे में मांगा है डिटेल कि ये माफिया हैं, वो किन जाति के हैं, किन डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो बात जब आप करें तो तथ्य के साथ करें और बताएं। हाँ, किन्हीं पर 1 लाख से अधिक का इनाम था, क्रिकेट खेलते नजर आ रहे थे, वो किन जाति से हैं जी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को लगातार गुमराह कर रही है। मैं तो काम गिनाया ना, मैं तो काम बताया कि 12 से 17 तक हमारी सरकार थी, हमने एम्बुलेंस चलाया, लैपटॉप दिया, अस्पतालों का अपग्रेड किया, हमने झुंझुटा नहीं दिया कहीं पर, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हम तो बता रहे हैं कि हमने ये किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी और हमने उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट के लेवल का बताता हूँ, वैसे ही लखनऊ राजधानी में कैपिटल में बनाया, वो कैंसर इंस्टीट्यूट आज चल पाया। एक कान्हा स्टेडियम वहीं पर हम लोगों ने बनाया, पलासियो मॉल वहीं पर बनाया। अरे ये सरकार भी तो बताए कि हमने ये किया है, ये सरकार बता पाएगी कि हमने क्या क्या किया है और जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है उनको कब इंसाफ मिलेगा? ठीक है, दिनेश जी जवाब दीजिए सर जल्दी से। देखिए दोबारा मैं रिपीट करके बताऊं, मुझे लगता है कि अब्दुल जी जो है उनके उसमें शायद ऑडियो में कुछ गड़बड़ होगी कि उस टाइम पर उन्होंने नहीं सुना होगा, तो दोबारा फिर ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने पूरे तरीके से माफिया को खत्म करने का काम, और योगी जी ने स्वयं बोला था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, तो वो करने का काम किया। और बुलडोजर सबकी तरफ जो भी अन्याय करने का काम करता है उसके घर की तरफ बुलडोजर का मुंह मुड़ जाता है ऑटोमेटिक, और अपने तरीके से काम जो भी जैसे अन्याय करने का काम किया उसके बाद बोलेगा। दूसरी बात देखिए, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली मैंने बातचीत बोली तो पूरे तरीके से बोली। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स को लेकर बढ़ावा देने का हमने काम किया, और डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, तो उसको लेकर के उसमें कहां से आप पीछे हटेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। आप तो सीधे तरीके से आपने तो सीधा लिखते एक तरह से इतना बड़ा जो मतलब कि जुमला जो था वो अपने तरीके छोड़ दिया कि भाई अडानी एयरपोर्ट बना दिया, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया उसने उठा करके, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। नहीं रुके बात सुनिए। दूसरा उसके अलावा लेकर के देखिए कि जैसे मैंने फिर बताया था, दोबारा फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर के हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आकर्षित किया है। उसके अलावा जैसे कि चिप को लेकर के, और जैसे कि फोन जो है मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें हम लोग अग्रणी हो चुके हैं विश्व में। हम लोग पहले इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसी को लेकर के चले। और ऑटोमोबाइल की बहुत सारी कंपनी जो मर्सिडीज बेंज जो उनसे बातचीत चल रही है, वो आप यहाँ पर आकर के करने काम करने में, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपने अपने तरीके से अपनी पार्टी को लेकर के
अपना रुख रखा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आप अपनी पार्टी का रुख रखने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि ऐसी पार्टी का आप रुख रहे हैं जिन्होंने उस तरीके से मतलब एक तरह से हमें सरपास नहीं कर पाई। वो हम लोगों ने आपसे बेहतर काम किया, उसमें कहने की कोई बातचीत नहीं है। हम लोग बेहतर मैनेजर्स रहे सरकार, जैसे कि आजकल मोबाइल पोर्टेबिलिटी का जैसे वो जमाना है, यानी कि अगर जैसे आपके पास अगर पहले एक कंपनी का सिम कार्ड अगर है और आप उसकी सेवाओं से अगर उस तरीके से संतुष्ट नहीं है तो आप सेम नंबर रखते हुए दूसरे के पास जा सकते हैं। तो उसी तरीके से सरकारें जो है फटाफट उठा करके और चेंज करती हैं सरकार। तो आपसे चेंज करने का मतलब सीधा था कि आपके काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम लोग दोबारा है उस शुक्र करके हम लोग सुनिश्चित है और निश्चित है पूरे तरीके से, और सभी वर्गों को लेकर हमने काम किया। और जैसे महिलाओं की बातचीत आपने की, 3 तलाक का मुस्लिम भी थे और महिलाएं थी, उनको लेकर के हमने उनको न्याय दिलवाने काम किया। और आप लोगों ने क्या किया वो आप लोग देखिए, हम लोग अपने तरीके से बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और उसमें आप अड़ंगा लगाने का काम करें तो वो कहीं ना कहीं मतलब कतई तरह से बर्दाश्त नहीं है। और पूरे तरीके से आप जैसे बता रहे हैं लिस्ट आप बता दीजिए उसमें क्या दिक्कत है। पीएम पोर्टल मतलब जैसे पीएम पोर्टल कहें, सीएम पोर्टल पे कहें या अन्य जैसे जो भी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के जैसे अपने जो वहाँ के जो डीएम है उनका जाकर के लिस्ट दें, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी। हम लोगों ने पूरे तरीके से पारदर्शिता करके रखी है और पूरा डिजिटलाइजेशन हर चीज का करके आप पूरे तरीके से और डिजिटल तरीके से अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए किसी के सामने जाए बिना और ईमेल पे जानकारी भेज सकते हैं। आप जानकारी भी आपका अगर है तो आप मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। राम मंदिर चंदे को लेकर आपका कोई अगर गोपनीय सूचना है आप उसको दीजिए, हमें आपका स्वागत करते हैं हम लोग। और उसके अलावा निश्चित तौर पर एक सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, कम से कम इसको लेकर तो यहाँ पर सामंजस्य और दोनों के बीच में तालमेल बैठना चाहिए। अब्दुल गिलानी जी, जल्दी से अब कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद सीधा मैं विकास जोगी जी का रुख करूंगी। सर नहीं, बस मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, मैं ज्यादा मुझे नहीं बोलना, कि जैसे भाई ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के बारे में कह रहे थे, हमने फिर से कहा क्या हाई कोर्ट ने जो नाम मांगे हैं दिए हैं उनके बारे में क्या पढ़ सकते हैं नाम? उनका नाम क्या है? अगर वो नाम पढ़ दें यहाँ पर तो बेहतर होगा, जनता जान जाएगी। जैसे गुमराह करने का नहीं, हम फिर आपको क्या नहीं पता है आप बता दीजिए ना, हम करें। अगर आपने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, तो हाई कोर्ट ने जितने लोगों को सूची दी है उनका नाम आप पढ़ दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि अडानी नहीं, मुझसे मैं ये कह रहा हूं कि जो एयरपोर्ट था लखनऊ का वो बेचा गया कि नहीं? वहां अडानी ग्रुप का बोर्ड लगा है कि नहीं लगा? लीज पे दिया 50 साल। हाँ सर, लीज पर दिया, लीज पर दिया। आपने कहा कि उसका नाम बदल दिया। आपने कहा कि सर नहीं सर, अब अपनी बात से मत पलटिए। आपने कहा चौधरी चरण सिंह का जो पहले नाम था उस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अगर आप भी जाएंगे तो आज अडानी एयरपोर्ट से नहीं काउंट होगा, वो चौधरी चरण सिंह के नाम से ही जाना जाएगा। एयरपोर्ट पे नाम लिखा है अडानी ग्रुप का कि नहीं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। वो तो पता नहीं किस किस का लिखा हुआ है अब्दुल जी, ऐसा नहीं होता है इस तरीके से भाई, प्लीज है ना, आप समझिए। वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक बात है, ठीक बात। लेकिन आप माफिया की जो बात थी, आप एक सूची पढ़ दीजिए एक बार, वो वाली हाई कोर्ट वाली, कौन लोग? अरे हमने थोड़ी पाल रखा है, आप बता दो। अरे आप भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, चूंकि देखिए निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, लेकिन ऐसे में विकास जोगी जी आपसे जानने की कोशिश ये रहेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता और संगठन का तालमेल नहीं देखने को मिला था। उसका जो घाटा था और नुकसान था वो बीजेपी को निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ था और समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी। उसके बाद सत्ता संगठन का रोल इतना मजबूत किया गया कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। तो अब 2027 में क्या उसी से सबक लेकर बीजेपी अपनी रीति नीति तैयार कर रही है? हाँ, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लखनऊ के अंदर आकर भाजपा के अलावा भाजपा के जो अनुषंगिक संगठन है यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी और ऐसे अन्य संगठनों के प्रमुखों से मिलना और मिलकर संगठन की नवल टटोलना, जैसे कि पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे जेपी नड्डा जी, तो इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक हल्की बात बोला था कि अब हमको भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भूल गए थे कि भाजपा जब तक भाजपा रहेगी तब तक भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता रहेगी, आरएसएस के संगठनों की आवश्यकता रहेगी। मतलब कहने का तात्पर्य भैया ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं और लास्ट में जाकर इनको गिरना एक राष्ट्रवाद के भाव में ही है। तो भाजपा या भाजपा के सहयोगी जो भी संगठन है सबको राष्ट्रवाद के नाम पर ही काम करना है और लास्ट में जब चुनाव का दौर आता है तो राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोटिंग करानी है। तो उसका रिजल्ट भाजपा के सामने आता है और मुझे अच्छा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार फिर से भाजपा के अन्य जो सहयोगी संगठन है उनसे के प्रमुखों से मिलने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं 27 में इनके चुनाव परिणाम इनके पक्ष में होंगे और इसी वजह से ये 2 दिन का ठीक है सर, 2027 की रीति नीति कैसे तैयार होती है, सत्ता संगठन के बीच में क्या तालमेल बैठता है जिसका सीधा कनेक्शन 2029 के लोकसभा चुनाव से निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी